नमस्ते। तुझे एक बात बोलनी थी, खैर जाने दे। दांत से गांठ खोलनी थी, खैर जाने दे। और तेरे हाथों की चाय और मीठा इतना कम, यार उंगली ही तो घोलनी थी, खैर जाने दे। ऐसी तमाम खूबसूरत गजलों, नज्मों, दोहों के एक विनम्र और सुरीली मुस्कान के साथ एक बहुत ही खूबसूरत आवाज के कवि हमारे साथ मौजूद हैं। चरणजीत सिंह चरण, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। खुल के पद, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी दिग्विजय जी। आप एक लंबी यात्रा के पश्चात घर तक पहुंचे तो आपका भी बहुत बहुत आभार। मैं सर दो चीजों के लिए जो है आपसे मिलना चाहता था। सबसे पहली चीज तो ये कि मैं जब भी आपको सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि खुलके के दर्शक जो देख रहे हैं उनको आपकी वो सुरीली आवाज उन तक भी पहुंचनी चाहिए। और दूसरा कि कुछ लोग होते हैं जिनसे मिलने के बाद आपका मन प्रफुल्लित होता है, तो उनमें से जो है एक आप हैं, चरणजीत सर हैं। चरणजीत जी से आप जब भी मिलेंगे, कहीं भी आप महफिलों में मिलेंगे, इनसे नॉर्मल तरीके से रूबरू होना शायद आपके लिए पॉसिबल ना हो, लेकिन जब भी आप महफिल में इनको देखते या सुनते होंगे तो जरूर वाह करते होंगे। तो आज जो खुलके पर खुलकर बातचीत होने जा रही है वो कवि चरणजीत चरण के साथ होने जा रही है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बातचीत पसंद आएगी। सर शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले एक नज्म हो जाए आपकी, उसके बाद। चलिए मैं सुनाता हूँ। और मैं ये चाह रहा हूँ एक्चुअली कि जो चीजें ऑलरेडी आपकी पहुंच में हैं, यूट्यूब पे या और चैनलों पे कहीं पड़ी हुई हैं, उससे इतर कुछ नया। अरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सुंदर सर। तो पहले 4-4 लाइनों से कुछ मुक्तक मैं पेश करता हूँ। खास तौर से जैसा कि दिग्विजय जी ने कहा है, आवाज तो मेरा एक प्लस पॉइंट ये है कि ज्यादातर लोग तरन्नुम में सुनना पसंद करते हैं। हालांकि मुझे खुद तहत में मतलब ऐसे पढ़ के अच्छा लगता है, लेकिन अब चूंकि उनका आदेश है दिग्विजय जी का, तो मैं रिक्वेस्ट। चल। सुबह आते हैं, शाम आते हैं, हम मोहब्बत के काम आते हैं। सुबह आते हैं, शाम आते हैं, हम मोहब्बत के काम आते हैं। ऐसे आता है याद में कोई, ऐसे आता है याद में कोई, जैसे लंका में राम आते हैं, जैसे लंका में राम आते हैं। दिन में रातों में रखे जाते हैं, दिन में रातों में रखे जाते थे, सारी बातों में रखे जाते थे। वो भी दिन गुजरे हैं मोहब्बत में, वो भी दिन गुजरे हैं मोहब्बत में, हम भी हाथों में रखे जाते थे, हम भी हाथों में रखे जाते थे। और एक दो मुक्तक मैं सुनाता हूँ जी। न जाने कैसी आदत पड़ रही है, तेरी दिल को जरूरत पड़ रही है। क्या बात। न जाने कैसी आदत पड़ रही है, तेरी दिल को जरूरत पड़ रही है। उड़ाना चाहता हूँ सब धुएं में, उड़ाना चाहता हूँ सब धुएं में, मुझे सिगरेट की लत पड़ रही है,
मुझे सिगरेट की लत पड़ रही है, न जाने कैसी आदत पड़ रही है। यकीन था हम जवानी में मिलेंगे, यकीन था हम जवानी में मिलेंगे, न सोचा था कहानी में मिले। क्या बात है, क्या बात है सर। न सोचा था कहानी में मिलेंगे, कभी मन हो तो मिलने आइएगा, कभी मन हो तो मिलने आइएगा, तुम्हें हम राजधानी में मिलेंगे, तुम्हें हम राजधानी में मिलेंगे। मेरे मित्र कुछ मिलने आते हैं तो मैं उनको सीपी में बुलाता हूँ। लेकिन अब तो दिल्ली एनसीआर राजधानी हो गई है, तो हम भी राजधानी में ही मिल रहे हैं, राजधानी में ही मुलाकात हो रही है। राजधानी में मिलेंगे। तो चलिए एक गजल के 2-3 शेर बिल्कुल अर्ज करता हूँ, बिल्कुल, और उसके बाद हम आगे की बातचीत की चर्चा को बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2 शेर सुन लीजिए। उफनकर खौफ बर्बादी के मंजर तक पहुंचता है, उफनकर खौफ बर्बादी के मंजर तक पहुंचता है, जो दरिया शांत रहता है वो सागर तक पहुंचता है। क्या बात, क्या बात। कभी जब रोशनी से डरने लग जाओ तो आ जाना, कभी जब रोशनी से डरने लग जाओ तो आ जाना, तुम्हारे घर से एक रास्ता मेरे घर तक पहुंचता है। वाह वाह वाह। तुम्हारे घर से एक रास्ता मेरे घर तक पहुंचता है, कि गिले शिकवे तो खैर अब करके भी क्या है फकत तुमसे, गिले शिकवे तो खैर अब करके भी क्या है फकत तुमसे, ये कहना था कि दिल का दर्द अब सर तक पहुंचता है। क्या बात है, क्या बात है। ये कहना था कि दिल का दर्द अब सर तक पहुंचता है। और आखिरी शेर इस गजल का कि तड़प एहसास आंसू गम दुआएं जख्म खामोशी, तड़प एहसास आंसू गम दुआएं जख्म खामोशी, नहीं आता है जो बाहर वो अंदर तक पहुंचता है। क्या बात, नहीं आता है जो बाहर बहुत उम्दा है, वो अंदर तक पहुंचता है। चलिए ये सुनने सुनाने का सिलसिला चलता रहेगा जी। सुनने सुनाने के साथ साथ मुझे ये दर्शकों को जो है ये एक जो खुलके की चर्चा है, ये चर्चा इसीलिए है सर क्योंकि जो लोग आपको सुनते हैं वो लोग आपको गुनते हैं, लेकिन वो लोग आपको जानते कितना है। जी जी। तो आपको जानने के लिए जो है वो आपके परिवेश को जानने के लिए, आपके इतिहास को जानने के लिए, तो हम इसके लिए ही ये चर्चा बनाए हुए हैं। हम जानना चाहेंगे सबसे पहले आपको कब जो है ये एहसास हुआ या कब लगा कि लेखन कुछ लिख सकता हूं, और जो लिख सकता हूं उसने सबसे पहले किसने अप्रिशिएट किया, सराहा, जिससे आपको मदद मिली कि मैं जो है अब आगे और लिखता चला जाऊं। जी ये मतलब वैसे तो किसी भी राइटर की, कोई भी शायर है उसकी जिंदगी में बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं और बहुत सारी चीजें इस चीज को कनेक्ट करती हैं कि भाई कहाँ से लिखने की प्रेरणा मिली। दरअसल जब लिखने की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त में लिखने की शुरुआत की अगर बात करेंगे तो वो इतनी सी है कि पंजाब केसरी एक पेपर अभी भी आता है, पहले बहुत ज्यादा सर्कुलेशन थी उसकी, उसमें कॉलम आता था शायरी का उस पे, तो उसमें कुछ मुख्तलिफ शायरों के वो शेर वहां पे डालते थे, कोई एक शब्द को लेके, जैसे मान ली आंखों पे कुछ है, फूल पे कुछ है, शराब पे कुछ है, ऐसे करके कुछ शेर वो वहां पे डालते थे। तो मैं उस टाइम पे स्टूडेंट हुआ करता था, तो वो शेर मैं पढ़ता था तो अंदर से पता नहीं कुछ ऐसा, एक दिन ऐसे ही पढ़ते पर शौक सा हो गया पढ़ने का कि अच्छे लगते थे मुझे। मैंने कहा यार ये 2-2 लाइन के होते हैं तो क्या मतलब हम भी ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो तुकबंदी सी, तो वहीं से एक अंदर से पता नहीं क्या क्लिक हुआ कि यार मैं लिख के देखता हूं। तो फिर वो ऐसी 2-2 लाइनों का जोड़ गांठ सी मैंने करी और
बस वो सिलसिला सा शुरू हो गया। मैं आता था वो अखबार में और वो देखता था कि भाई इस शब्द पे कुछ लिखा है, तो उसी शब्द को मतलब वहां कहीं कनेक्ट करके जोड़ के डाल के उसमें तो उसी शब्द पे कुछ एक दो लाइन है। उस टाइम पे ना मैं तो गजल के बारे में जानता था, ना गीत के बारे में जानता था, ना नज्म क्या है, दोहा क्या है, नथिंग। हालांकि ये चीजें किताबों में जरूर पढ़ी थी, लेकिन जब आप किसी लेखन के प्रोसेस में जाते हो तो उसकी अपनी एक पर्टिकुलर ग्रामर होती है। बिल्कुल ठीक बात। तो उसके विषय में कोई जानकारी नहीं थी और बस हम सीधे सीधे बस ऐसी जोड़ गांठ शब्दों की एक तरह से जो कहते हैं। साहित्य पढ़ने का मुझे जरूर शौक था बचपन से। मैं ये कहिए कि कविताएं जो किताबों में होती थी वो भी बहुत मजे के साथ पढ़ता था मैं। फिल्मी गीत बहुत मजे के साथ की, मतलब इसको इस तरह से आप कह सकते हैं कि संगीत में और साहित्य में दोनों में मेरी बहुत विशेष रुचि थी बचपन से। तो वो कहीं ना कहीं एक बीज तो पड़ा हुआ था बिल्कुल बचपन से। तो वहां से वो शुरुआत हुई और उसी पीरियड में फिर ऐसा हुआ कि मेरा लॉ में एडमिशन स्टडी मतलब चली रही थी उसी एक कंटिन्यूटी के साथ में। तो मैंने लॉ किया, एक जगह है खुर्जा हमारे यहाँ, बिल्कुल पोट्री बहुत फेमस है, के लिए फेमस है। और वहीं पे एक बहुत मतलब ऐतिहासिक वो है डिग्री कॉलेज है, NREC के नाम। जी वहीं से मैंने लॉ किया। तो जब मैं लॉ का स्टूडेंट था तो उसी पीरियड में वहां पे मेरठ एक मंडल लेवल पे एक प्रतियोगिता होने वाली थी। तो प्रतियोगिता होने वाली थी तो एक नोटिस कॉलेज कैंपस में लगा हुआ था कि भाई ऐसे प्रतियोगिता होने वाली है और इसमें कॉलेज से भी वो रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, 25-30 कॉलेज उसमें लगते थे, तो वहां से बच्चे अपना सेलेक्ट हो के कॉलेज की तरफ से आते। बिल्कुल ठीक। मैंने देखा तो मतलब मैं, आप यकीन मानिए कि मैं कुछ लिखता नहीं था कविता उस टाइम तक, वही जैसे 2-2 लाइनें में जोड़ता था वही था। तो मुझे लगा, मैंने क्या ये क्या मैं इसमें मतलब वो कर सकता हूँ क्या, पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या। तो मेरे पास कुछ नहीं, नथिंग, कविता के नाम पे कुछ नहीं, ना मैं लिखना जानता हूँ ना मैं कुछ भी जानता हूँ, मतलब कुछ भी नहीं जानता मैं कविता के विषय में। तो मुझे उसमें विषय दिए हुए थे कि भाई इस विषय पर कविता लिख के ले जानी है और ये आप प्रेजेंट करेंगे। वहाँ 4-5 विषय थे। तो मैं घर पहुंचा, हम रहते थे उस टाइम फरीदाबाद में, और वहीं से मैं डेली फरीदाबाद से डेली एक बस आती थी रोडवेज की, हरियाणा रोडवेज की, वहीं से सीधा मैं डेली अप डाउन करता था। तो घर पहुंचा, घर जाके मैंने कुछ जोड़गांठ की शब्दों की, और मतलब ऐसा था कि थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते आइडिया हो गया था कि गीत या कविता लिखी कैसे जाती है, कि भाई 3-4 स्टैंड जाके वो होते हैं और उस पे फिर एक लाइन पे तुकान पे जाके मिला देते हैं, और इस तरह से गीत, और वो क्योंकि पढ़ते थे तो थोड़ी नॉलेज थी। तो मैंने कुल मिला के जोड़ गांठ सी कुछ 3-4 बंद उसके स्टैंजा उसके लिख लिए एक विषय को लेकर। वो विषय था संस्कृति। अच्छा। तो उसी में मतलब हो गया, जो एक फील आना चाहिए था वो तो आ गया। ठीक। अब मेन जो समस्या थी वो थी ग्रामर। अच्छा। हाँ, वो कविता आपने फील तो उसमें डाल दिया, मतलब ऐसे जैसे आपने कुछ एक कपड़ा आपने ले लिया बट उसका पाजामा या पैंट बनाओगे तो उसके लिए काट छांट करके, बिल्कुल वो वाली समस्या। हाँ, तो वो वाली समस्या थी। मतलब फील तो मैंने उसमें डाल दिया था, लेकिन अब ये ग्रामर का जो मसला था उस पर तो क्योंकि मैं उस बारे में कुछ जानता नहीं था, तो मैं करता क्या, थोड़ा थोड़ा तुकबंदी मैंने अपने तरीके से बस कर लिया। उसको गा के भी देख लिया, सारा कुछ कर लिया। हम लेके अगले दिन उसको पहुंच गए, किसी को जानते भी नहीं थे, मैं लॉ का स्टूडेंट। अब ये मामला साहित्य का, तो वहां एक मैडम जो सारे उसको देखती थी, वो गए, मैंने कि मैडम मैं भी कुछ मतलब प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो वो मैडम बोली आप क्या करते हो, मैंने कहा मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। अब वो उनका दिमाग तो थोड़ा सा ठनका, उसको लॉ का स्टूडेंट और यहाँ पे अच्छा, वो एक्चुअली क्या था कि वो चाह रही थी कि वो खुद हिंदी की वो थी प्रोफेसर थी, कि लिटरेचर में से कोई लड़का निकल के आए, हिंदी का कोई निकल के आए, तो उनकी भी थोड़ी सी वाह वाह। बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पे एक पेच ये फंसा कि उसी में एक और मैडम अटैच थी, पता नहीं कोई सामाजिक कुछ विषय वो पढ़ाती थी, तो दोनों को वो काम सौंपा हुआ था। अच्छा। अब बोले कि भाई सुनाओ, आप क्या सुना रहे हो। तो मैंने वो गा के पढ़ दी कविता, गीत जो भी था।
तो अब यहाँ पे पेच ये फंस गया कि बाकी लोग जो कविताएं तो उनकी भी ठीक थी, लेकिन वो प्रेजेंट उतना सही से नहीं कर पा रहे थे। मेरी आवाज से वो प्रभावित हो गए, बोले कि यार ये लड़का प्रेजेंट बहुत अच्छा कर रहा है, इसकी आवाज बहुत अच्छी है, अगर इसकी कविता भी ठीक कर दी जाए थोड़ी सी तो ये कमाल कर जाएगा। बिल्कुल ठीक बात, कमाल कर जाएगा। तो आपको ताज्जुब होगा कि मेरी कविता पे 1 हफ्ते काम हुआ। अच्छा, यस। अरे वाह। वो जो मैडम थी, वो आप आजकल तो बताई हूँ मैं, वहां से कुछ दिन बाद उनका ट्रांसफर हो गया था। कुछ कमला माहेश्वरी करके नाम था, हिंदी की प्रोफेसर थी, वो ग्रामर आता था हिंदी कविता का। बोले कि बेटा, मतलब इस बात पे कन्विंस हो गए कि नहीं यार ये लड़का तो यही जाने लायक है अल्टीमेटली, हाँ अब इस पे काम करना है। अब बोले कि भाई बाकी सब ठीक है, तुम ये वो करो। तो वहां पे हुआ ये कि उन मैडम ने स्पेशली एक ट्रीटमेंट दिया मुझे कि देखो जाना तो तुम्हें ही है, और दोनों वो कन्विंस हो गई इस बात से कि नहीं यार कॉलेज की इज्जत बेइज्जती का मामला है, तो मैं तो बढ़िया चीज है उसमें, क्या कोई लड़का अगर नहीं कर पा रहा है तो अच्छा, थोड़ी पर्सनैलिटी भी ठीक सी थी कि यार ये लड़का स्मार्ट सा भी है और प्रेजेंटेबल भी है, सुंदर सारी जो क्वालिटी चाहिए मंच के लिए सब है, सारी क्वालिटीज में है, बस कविता इसकी जो है। अच्छा, ऐसा भी नहीं था कि बाकी लड़के कोई बहुत एक्सपर्ट थे ग्रामर में, बिल्कुल सारे ऐसे थे। वो लेकर यार जब काम ही करना है तो उस पर थोड़ा काम कीजिए। अब ये था कि साहब मेरी लॉ की क्लास नहीं होती थी। अच्छा, बस वो सारे दिन मैं उन्हीं के अपने जो उनका ऑफिस था, कैबिन जो था मैडम का, वही मेरा रिहर्सल होता था। अच्छा, कि भैया सुनाओ, इस बार नहीं आया तो ऐसे करो वैसे करो और फिर इसको ऐसे ले जाओ। मतलब वो मुझे लगता है कि वो जो एक मांझना होता है ना किसी चीज का, बिल्कुल बिल्कुल, वो एक कविता पे जो काम हुआ, उस एक कविता ने मुझे कवि बना। क्या बात है, क्या बात है, कितनी अच्छी बात बोली है चरणजीत जी ने। एक कविता ने कवि बना दिया। क्योंकि होता क्या है सर, हम लोग को कई बार प्रेरणा, नॉर्मली हम लोग प्रेरणा लेते हैं, कहते हैं उसने मुझे प्रेरित किया, हाँ, ठीक है, और कई बार लोग कहते हैं कि आपसे मैंने प्रेरणा ली। तो कायदे से देखा जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो सबको जाके प्रेरित नहीं करते हैं। तो आपको प्रेरणा लेनी होती है, तो आपकी कविता ने, पहली कविता ने आपको प्रेरित कर दिया कि मुझे जो है इस क्षेत्र में जो है कुछ करना, और इतना माझा कि अब आप जो है क्या नाम, अद्भुत। मैं बता रहा हूँ कि शायद मैं 1 हफ्ता भी कम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा का समय, लगभग 15 दिन का समय था वो। और उस पीरियड में हर रोज हमारा 3-4 घंटे का रिहर्सल होता था। आप ताजुब करेंगे इस चीज पे। ये मतलब रियाज घर वो ये बता देती थी कि भाई यहाँ से ये शब्द जो है ये इसमें अटक रहा है, ये ग्रामेटिकली उसमें सेट नहीं आ रहा, तो इसकी जगह पे कुछ और लगाना है तुम्हें। और जाके फिर मैं घर जाके फिर अपना काम करता था, फिर हम अगले दिन ले जाते थे। कुल मिला के वो ग्रामर तो मैं उस पीरियड तक नहीं सीख पाया, लेकिन ठीक सी वो कविता हो गई थी और परफेक्शन के साथ वो ग्रामेटिकली, मतलब ये मान के चलिए कि 95% तक वो ग्रामेटिकली कविता ठीक हो गई थी। उसके बाद टाइम आया जी मेरठ में पेश करने। वो कार्यक्रम भी मैं बता देता हूँ कि हमारे मंच के जो, जिन्हें हम सबसे ज्यादा कामयाब कवि के रूप में पहचानते हैं, हरिओम पवार जी, उन्होंने अपने गुरु के सम्मान में, वो गुरुजी उनके नहीं रहे थे उस टाइम तक, उनके सम्मान में कार्यक्रम रखा था। और वो कॉलेज के स्टूडेंट्स की एक प्रतियोगिता टाइप की वो थी, तो सभी कॉलेजों से बच्चे आए थे उसमें, करीब 22-25 के करीब स्टूडेंट थे। तो वहां पे वो मुझे प्रेजेंट करनी थी, वो प्रेजेंट की कविता। और परिणाम ये हुआ कि जो फर्स्ट जो इनाम मिलना था, सील्ड जो मिलना था, वो मुझे मिल गया। तो मतलब वो 22-25 कॉलेजों से जो, मतलब पूरे मेरठ मंडल से जो सेलेक्ट होके उन्होंने सेलेक्ट किए थे, 22 थे या कुछ 25 थे, उनमें से ये हुआ कि भाई 3-4 लोगों की उनकी कमेटी थी, और बोले कि यार ये लड़का जो है कमाल है। अरे तो वहां से एक कविता ने आपको निकाला, निखारा, और वहां तक पहुंचा दिया जहां पे अब आप और हम इनको इतनी बार सुनते हैं कि सुनने मन नहीं भरता है। तो ये अब अद्भुत बात है सर। हाँ, तो वो एक समझिए कि वहां से एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। मतलब एक तरह से उस टाइम तक मेरे पास, आपको ताजुब होगा कि
वही एक कविता थी बस। अरे कुछ भी नथिंग, मैं कविता के विषय में जानता ही नहीं था, एकमात्र वो कविता थी और वही मैंने प्रेजेंट की। मुझसे अगर कोई ये डिमांड करे कि भाई साहब एक और सुना दो, तो मेरे पास कुछ नहीं था मेरे पास। एक बॉल थी, उसी बॉल पे छक्का मार दिया और उसके बाद फिर काम खत्म। खैर, अब चूंकि कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा थे, 22 बच्चे थे, तो कोई दोबारा डिमांड करने का कुछ था भी नहीं उसमें, और चूंकि वो एक कंपटीशन टाइप का था तो उतना ही था। बट वो उन 22 लड़कों में से लड़कियां भी थी उसमें, ये फाइनल हो गया कि भाई ये द बेस्ट क्या हो गया था। वहां से सील्ड वील्ड मिला हमें, और आप मतलब सोचिए कि करीब 22 साल हो गए उन बातों को, और उस टाइम पे कुछ पैसे भी मिले, 1100-1500 रुपए कुछ मिले थे, तो पैसे तो हमारी जेब में ही गए। वो सील्ड कॉलेज में जमा करना होता है, वो वहां जमा कर दिया, आज भी रखा हुआ कहीं। उसके नेक्स्ट वीक फिर एक प्रतियोगिता होती है। अच्छा, अब तो कॉलेज में तो कोई कंफ्यूजन था ही नहीं, कॉलेज की तरफ से तो मुझे ही जाना था। बिल्कुल ठीक। वो फिर एक और विषय पे कविता हुई। उस टाइम पे आई थिंक अभी भी इस तरह का कल्चर है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रतियोगिताएं होती है, वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, सिंगल प्रतियोगिता होती है। तो फिर एक प्रतियोगिता होनी थी, और उसमें भी फिर यही हुआ कॉलेज की तरफ से, कौन जाएगा भाई, चरणजीत जाएगा, ठीक है। लेकिन इस बार विषय चेंज हो गया, तो फिर एक कविता हमें लिखनी पड़ी। फिर एक कविता लिखी, और आपको ताज्जुब होगा कि अलग कॉलेजों से कुछ और चेंज होके बच्चे आए थे। अपने कॉलेज से मैं ही था, एनआरसी की तरफ से, और उसमें एक कंपटीशन उन्होंने प्रेजेंट में भी रखा था कि भाई यहीं पर कुछ 8-10 पंक्तियों की कविता आपको लिखनी। तो इतनी नॉलेज मुझे तब तक हो गई थी थोड़ी सी कि हाँ कैसे, तो वहां पे एक तुकांत कविता मैंने लिखी, और वो जो मैं तैयारी करके गया था वो भी थी। तो ये कुल मिला के ये हुआ कि वहां पे भी मुझे फर्स्ट प्राइज। क्या बात, मतलब ये था कि प्रेजेंटेशन के मामले में सारी चीजें जो हैं वो एक साइड में हो जाती थी। और खैर ये उसी टाइम से मेरा रिकॉर्ड है कि मैं चीजों पर मंथन थोड़ा सा ज्यादा करता था। कोशिश ये रहती थी कि जो भी है वो अच्छा हो, बेहतर हो बाकी लोगों से। ये डे 1 से मेरा एक रिकॉर्ड था कि अगर हम लिख रहे हैं तो बाकी लोगों से अच्छा कैसे लिखा जाएगा। ये तो थी अंदर एक फीलिंग। वो वहां पर दूसरा मतलब प्राइज मिल गया जी मुझे, दूसरा प्राइज मिल गया, वहां पर भी एक शील्ड मिल गया। इस तरह से मैंने विद इन 1 मंथ 3 फर्स्ट प्राइज वहां जीते, जिसमें से 2 मेरठ में थे और एक आई थिंक मुजफ्फरनगर, या हाँ आई थिंक मुजफ्फरनगर के कॉलेज, उसमें भी पूरे मेरठ में, जब वो मुजफ्फरनगर वगैरह उसी उसमें आते थे, मेरठ मंडल में 6-7 डिस्ट्रिक्ट थे, तो वहां पर भी। तो ये लॉ के फर्स्ट ईयर का एक वो था यात्रा थी। और उसके बाद चूंकि उनके साथ साथ पैसे भी मिल रहे थे, अब वो पैसे का जो लालच था, तो शील्ड तो चला जाता था, लेकिन पैसे से मुझे लगा कि नहीं यार, कविता से पैसे कमाए जा सकते हैं। उस टाइम तक मुझे नहीं पता था, मैं शौकिया लिख रहा था। आगे की कुछ यात्रा के बारे में कोई किसी तरह की जानकारी नहीं थी। जब वहां से पैसे मिले, और उस टाइम पे कॉलेज के टाइम पे 1100-1500 रुपए आपको मिल जाए, और 3 जगह से पहले मैंने कुछ 5000 रुपए कमा लिए। तो मुझे लगा, मैंने कि ये काम भी बुरा नहीं, इससे भी रोजी रोटी मतलब कमाई जा सकती है। आप सुना रहे हैं दूसरों को कविता, आपका मतलब अपनी जो वो है एक आर्ट फॉर्म है, उसमें मतलब जो आप करना चाहते हैं, इसको ऐसे कह लीजिए, वो आप कर पा रहे हैं, और उसके बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं, तो इससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता। तो कविता में जी भी रहा था, कविता लिख भी रहा था, और मुझे अंदर से मजा भी आ रहा था उस काम में, बैठ के रात को 2-2, 3-3 बजे तक। तो सर आप लॉ कर रहे थे, लॉ करते करते आपने जो है शायरी शुरू कर दी। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपका मन कहा कि भैया अब लॉ रहने देते हैं, अब हम जो है इसी में निकल चलते हैं, क्योंकि आपको पैसे भी मिल रहे थे, सम्मान भी मिल रहा था, चीजें भी हो रही थी, तो ऐसा भी लगा कभी कि अब इसी निकल लिया जाए? ये बड़े मजे की बात आपने पूछी है। लॉ दरअसल ड्रॉप ही हो गई थी बीच में। ओह अच्छा। हाँ, हमने लॉ
उसी टाइम पे जिस टाइम पे हम कर रहे थे, एक्चुअली जिस टाइम पे हमने लॉ का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उसी पीरियड में हमने एक और एंट्रेंस दिया था, वो था टीचिंग के लिए। अच्छा। तो अब तैयारी तो एक्चुअली बेसिकली मैंने लॉ की थी, मेरा इरादा था मुंबई शिफ्ट करने का। अच्छा। तो फिल्म लाइन के लिए, और उसके लिए हम चाहते थे कि चलो एक ऐसी सपोर्टिव डिग्री हमारे पास होनी चाहिए कि हम जाके कुछ थोड़ा अपनी रोजी रोटी का भी इंतजाम कर सके, क्योंकि डायरेक्ट जाके ऐसा तो है नहीं कि मुंबई वाले वो थाल लेके बैठे हुए हैं आपके, भाई साहब यार कहाँ थे आप। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने क्या, जाओगे तो कुछ तो चाहिए तुम्हारे हाथ में। तो अब उस कंडीशन में ये किया हमने कि चलो लॉ पूरी कर लेते हैं। तो उसी पीरियड में एक टीचिंग का भी हमने कंपटीशन दे दिया था, और इत्तेफाक की बात थी कि मैं पढ़ाई में भी थोड़ा ठीक ठीक से था, तो उस टीचिंग के कंपटीशन में भी हमारा मतलब पूरे ऑल ओवर जितने स्टूडेंट थे उसमें सेकंड पोजीशन पे मैं था। अरे और लॉ के उसमें भी करीब 1200-1300 बच्चों ने एंट्रेंस दिया था, उसमें मैं थर्ड पोजीशन पे था। अरे वाह। टॉप 3 के जो थे उनमें क्या बात, तीसरी पोजीशन पे था। तो अब आ गया, तो मैंने कहा चलो यार लॉ तो कर लेते हैं, लेकिन वो एक ही साल किया था। ओके। उसके बाद में टीचिंग में भी नंबर आ गया। ओके। तो हम वहां उठाया अपना बिस्तर और उधर चले गए। ओके। वहां गए, उसमें क्या एक श्योरिटी थी जॉब की, गवर्नमेंट जॉब की। मन मेरा था नहीं, नौकरी करने का मन नहीं था मेरा। मन मतलब मैं पोएट्री से इतना प्रभावित हो गया था कि अब पोएट्री के फील्ड में कुछ करना है, और पोएट्री के फील्ड में कुछ करके मुंबई शिफ्ट होना है, फिल्मों के लिए लिखेंगे। मतलब ये मैंने एक तरह से वो ख्वाब पाल लिए थे फिल्मों के लिए। तो वो एक कंडीशन बन गई। वहां से फिर हम टीचिंग में जब गए, तो टीचिंग में लगभग हमारा ये मान के चलिए कि 2 साल का पीरियड वहां पे कंज्यूम हो गया। 2 साल की ट्रेनिंग थी, वो ट्रेनिंग भी हो जाती है। और इस ट्रेनिंग का एक नुकसान ये हुआ कि अगर वो ट्रेनिंग मैं छोड़ देता और वो टीचिंग भी छोड़ देता, तो हो सकता है कि मैं आज मुंबई में सेटल होता। ओके। अब चूंकि ट्रेनिंग कर ली तो सर्विस भी करनी थी। अब सर्विस का नुकसान ये हुआ कि आदमी की अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो फिर उसे पारा नहीं छोड़ता कोई। सही बात है, सही बात है। तो मतलब ट्रेनिंग पीरियड में भी वहां के कुछ लोग वो पीछे पड़े हुए थे। इवन ये था कि भाई जो साथ में लड़कियां वो कर रही थी, क्या नाम है, ट्रेनिंग कर रही थी, तो वो जैसे कई तो ऐसी भी थी शादीशुदा लड़कियां खुद थी, वो कहती भाई हमारी छोटी बहन के साथ रिश्ता हो जाए। और कुछ 1-2 वैसी भी थी, अनमैरिड भी थी, तो उनकी भी अपनी वो थी कि चलो हो जाए सेटिंग। लेकिन हमारा जो दिमाग था वो कुछ और था। हम शादी करने के पोजीशन में ही नहीं थे। मैंने क्या, नहीं ये तो हो गई, ट्रेनिंग पे फंस गए तो फंस गए, जाना तो मुंबई है। लेकिन वो 2 साल के पीरियड में वो हमने टाइम कैसे भी गुजार लिया अपना, और गुजारने के बाद में विदिन 2-3 मंथ्स नौकरी मिल गई, ज्वाइन कर लिया। वो ज्वाइन करने के बाद में फंस गए। लेकिन आप भैया जो फिल्मों का सफर आपने बताया, आपके सफरनामे में कुछ फिल्में भी जुड़ी हुई हैं। हाँ। मेरा इंडिया है, माय फ्रेंड पिंटो है, और वेलकम टू न्यूयॉर्क है। तो ये इन फिल्म ये कहानी, इसके बारे में बताइए कि इन फिल्मों तक फिर आप। हाँ, ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग आपने बात पूछी है। ये जो फिल्मों का सफर है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। असल में मेरी जिंदगी का यही एक सफर जो है वो इंटरेस्टिंग है। अच्छा। उसको ऐसे जो मतलब मैं उसको याद करके प्रफुल्लित होता हूँ, कि आनंद आता है कि यार ये अगर और थोड़ा सा चमक जाता तो बहुत शानदार हो जाता। इसमें क्या है कि इसको अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊं तो एक नाम आपने सुना होगा, कविता सेठ। हाँ बिल्कुल, है ना, सिंगर है बहुत। हाँ सिंगर है। तो कविता सेठ 2000 ये शायद आई थिंक 2005 की बात है, हो गए करीब 17-18 साल हो गए उस पीरियड को। दिल्ली में रहती थी वो जी, और उनके हस्बैंड थे एयरपोर्ट अथॉरिटी में सर्विस करते थे। वो भी यहीं जोरबाग में रहती थी। उनका एक बच्चा था छोटा। अब तो खैर वो खुद भी म्यूजिक डायरेक्शन में चला गया, 1-2 फिल्मों के लिए उसने म्यूजिक दिया।
वो बच्चा म्यूजिक सीख रहा था। मेरा छोटा भाई म्यूजिक सिखाता है, मतलब उस पीरियड में मेरा छोटा भाई भी गांधर्व विश्वविद्यालय से म्यूजिक सीख रहा था। अरे वाह। तो उनको भी अपने बच्चे को सिखाना था। अब वो चूंकि डेली वहां जा नहीं सकती थी गांधर में, उन्होंने क्या किया, मेरे छोटे भाई को हायर कर लिया सिखाने के लिए कि भाई घर पे कोई आ जाए। अच्छा, भाई जो था वो बेरोजगारी था, तो बोले भाई ठीक है, मेरा जेब खर्च निकल आएगा, मैं आपके बच्चे को घर पे जाके पढ़ा दिया। वो खुद भी सीख रहा था और ये हुआ कि जितना मैं सीख रहा भाई मैं भी सिखा दूंगा, कोई बात। तो उनके घर जाके थोड़ा थोड़ा उसको सिखाने लगा। तो उस टाइम पे जो भी 200-400 रुपए उसको मिलते होंगे। अब वो खुद वो रियाज व्याज करती थी और मतलब ढूंढती रहती थी भाई कहाँ से कुछ नया मिल जाए, अच्छा मिल जाए। तो इसी पीरियड में मेरे भाई से जो बातचीत हुई, बोले कि एक मतलब मेरे भाई भी शायरी करते हैं। वो मेरे छोटे भाई ने उनको बताया कि अगर आप चाहो तो एक बार उनसे भी कांटेक्ट कर सकती हो, वो भी कुछ ऐसा वैसा लिखते हैं, भाई अब मिल लो एक बार। तो बोले कि हाँ ठीक है, मिला दो। तो एक दिन हम चले गए घूमते फिरते हुए, मैंने कहा चलो मिल लेते हैं। तब तक ऐसा कुछ वो नहीं था कि भाई इस लाइन में भी जाना है, कुछ करना है। पहुंच गए, वहां जाने के बाद में कुछ 2-4 चीजें मैंने उनको सुनाई। तो उस पीरियड तक हम शेरो शायरी में आ गए थे। अच्छा। अब वो जो 2-4 चीजें सुनाई, कुछ 2-4 लाइनें सुनाई। एक मेरी गजल थी उस टाइम पे, याद है तो सुनाइए। हाँ, उसके कुछ 1-2 शेर बिल्कुल बिल्कुल। देखना जब इधर से उधर जाओगे, देखना जब इधर से उधर जाओगे, मैं न कहता था तुम भी मुकर जाओगे, मैं न कहता था तुम भी मुकर जाओगे। और इसमें एक बड़ा खूबसूरत शेर था, तुमसे नजरें मिली थी यूं ही बेसबब, तुमसे नजरें मिली थी यूं ही बेसबब, क्या खबर थी कि दिल में उतर जाओगे, क्या खबर थी कि दिल में उतर जाओगे। सब सबूतों को तुमने मिटा तो दिया, सब सबूतों को तुमने मिटा तो दिया, याद आएंगे हम तुम जिधर जाओगे। क्या बात है, क्या बात है। और एक अंतिम जो आखिरी जो शेर था वो इतना अंदर तक चला गया कि बोले कि यार तुम्हारे अंदर कुछ बात तो है। वो शेर में सुनाता हूँ। याद आएंगे हम तुम जिधर जाओगे, मैं हूँ कांटा कसक छोड़ कर जाऊंगा, मैं हूँ कांटा कसक छोड़ कर जाऊंगा, मैं हूँ कांटा कसक छोड़ कर जाऊंगा, तुम हो गुल देखना कल बिखर जाओगे। क्या बात है, क्या बात। तुम हो गुल देखना कल बिखर जाओगे। ये गजल उन्होंने सुनी। कविता सेठ को ये गजल आपने सुनाई? मैंने सुनाई अपनी इस खूबसूरत मतलब अद्भुत है। हाँ, फिर ये गजल उन्होंने सुनी और वो बहुत देर तक देखती रही कि यार मतलब उनका पहला प्रश्न था कि तुम क्या करते हो चरणजीत, मतलब अभी तुम्हारी क्या उम्र होगी। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे हो गई है। ले लगता नहीं ये तुम्हारी गजल है। बोले कि नहीं। अब जब उन्होंने कहा तो मुझे ये हो गया। मैंने कहा ये शक कर रही है मेरे ऊपर, मैं कहीं चुरा के लाया हूं। मैंने कहा नहीं मेरी। तो कविता सेठ जी को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कविता, वो शब्द वो आपने लिखी है, वो शायरी आपने लिखी है। और उनको ये यकीन नहीं हो रहा था कि भाई इतनी कम उम्र का ये लड़का इतना अच्छा लिख सकता है। तो
वहां से फिर जब आपकी जर्नी शुरू हुई, वहां से चीजें बढ़नी शुरू हुई, और उसके बाद आपने फिल्मों में भी जो है अपने आप को जो है डाला। कई फिल्में जो है आपने, ये मेरा इंडिया हो गया, माय फ्रेंड प्रिंटो हो गया, फिर वेलकम टू न्यूयॉर्क हो गया, उन सब, यहाँ ये जो जर्नी आपकी गई, ये जर्नी कविता सेठ के थ्रू शुरू हुई थी, या फिर जो है इस जर्नी को आपने किस दूसरे तरीके से शुरुआत करी? नहीं, ये तो इसमें तो मैं कहूँ कि 100% रोल जो है वो कविता जी का ही है। अच्छा। उन्हीं के थ्रू हुई है, क्योंकि मैं तो व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं जानता था। दूसरा क्या है कि मैं जिस तरह के स्वभाव का व्यक्ति हूँ, वहां किसी के दरवाजे को खटखटाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल बात थी। तो वहां पे ये था कि कविता जी खुद स्ट्रगल मोड में थी। वो यहाँ से दिल्ली से मुंबई शिफ्ट कर गई थी, और दिल्ली से मुंबई शिफ्ट करने के बाद में वहां पर वो अपना जैसा भी उनका स्ट्रगल था वो कर रही थी, मिल रही थी लोगों से, बातचीत हो रही थी। तो उसी पीरियड में उनकी मुलाकात एन चंद्रा जी से हुई, जो फिल्म बना रहे थे ये मेरा इंडिया। और ये मेरा इंडिया जब वो बना रहे थे तो उसमें एक नया प्रयोग उन्होंने सोचा हुआ था। वो नया प्रयोग ये था कि एक जो डिस्क्राइब करते हैं किसी सीन को, उसकी जो फील होती है उसको डिस्क्राइब करने के लिए अलग अलग तरह से कुछ चीजें उसमें डाली जाती हैं सीन को करने के लिए। तो वहां पे उन्होंने नया प्रयोग ये किया कि शायरी के माध्यम से उसको हम डिस्क्राइब करेंगे सीन को। ये अपने आप में नया प्रयोग है। अब अगर वो करना है तो उनको वो ट्रेडिशनल शायरी, मुंबई वाली शायरी नहीं चाहिए। बोले कि इसमें एक प्रॉपर ऐसा आदमी चाहिए जो हमारे फील को पूरा 100% कनेक्ट कर दे, और जो प्रोफेशनल भी हो, और मतलब वो शायरी भी प्रॉपर हो, ऐसा भी नहीं तो खाली तुकबंदी है, इस तरह का नहीं। तो उनकी जो तलाश शुरू हुई, तो तलाश जब शुरू हुई तो उसी पीरियड में एन चंद्रा जी कविता जी के संपर्क में थे। एक गीत भी है उस फिल्म के अंदर जो कविता जी ने गाया, वो भी मेरा ही लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ। तो तब कविता जी का संपर्क मुझसे, क्योंकि होता ही था आमतौर पे, जब भी उनके पास कोई इस तरह का होता तो तुरंत मुझे कॉल करती थी। तो उन्होंने कॉल किया कि भाई ऐसे ऐसे है मामला, आप इसमें बताओ क्या करना है। तो अब इसके पीछे की एक बैकग्राउंड बहुत तगड़ी है। उस पीरियड में मेरी शादी वादी का भी बातचीत, मतलब डेट फिक्स थी। तो मैंने कुछ उनके लिए लिखा, और लिखने के बाद उन्होंने दिखाया उनको, एन चंद्रा जी को। उन्हें बड़ा अच्छा लगा, प्रभावित हुए, बोले कि हाँ यार ये तो अच्छा है, ये तो तब जो मैं चाह रहा था वो है। बोले कि इस लड़के को बुलाओ। और बुलाने की बात आई तो उस पीरियड में मेरी शादी की डेट फिक्स थी। शादी मैंने उसको, कविता जी को बोला मैंने कि भैया इस पीरियड में तो मैं नहीं आ सकता, शादी करनी है, अब हो गई है तय। तो मतलब शादी और फिल्मों में से आपने शादी को चुना? हाँ, तो चुनना ही था भाई, डेट है तो बाकी चीजें तो आगे पीछे आप। ठीक बात है, ठीक बात है। तो शादी हुई, शादी के बाद में हनीमून की भी डेट फिक्स थी, लेकिन हनीमून को छोड़ना पड़ा। ओके। और वो छोड़ दिया, उसकी डेट हमने कैंसिल करवाई, और कैंसिल करवा के फिर मुंबई की टिकट ली। मुंबई की टिकट लेकर हम पहुंचे एन चंद्रा जी के पास। मुलाकात हुई, और अब वो एक शादी का अपना शरीर पर वो होता है भाई, वो मासूम सा चेहरा, और वो एक उपटन फुपटन का सूट लगा हुआ था, और एक अलग पीरियड उसमें से निकल के गए थे। तो एन चंद्रा जी ऊपर से नीचे देख के बोले क्या तुम लिख पाओगे? उनका पहला जो रिएक्शन था एन चंद्रा जी का वो यही था। इवन मतलब बैठने की बातें बाद में हुई। पहले तुम लिख पाओगे। एक चीज मैं बताऊं, एन चंद्रा जी बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है। जिस तरह के मतलब प्रकृति की फिल्में उन्होंने बनाई है, वो वाकई में उस तरह के आदमी हैं। इवन मैंने उनके विषय में, अब मुझे नहीं पता कितना सच है, वो बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं। कई बार उन्होंने क्या कहते हैं कि कुछ जैसे मुंबई के वो होते हैं ना दादा टाइप के लोग, उनको भी धमका दिया था। मतलब उस तरह के आदमी, वो डरने वाले, मतलब वो नेचर बड़ा होता है ना। जैसे अमित शाह की छवि और उनकी छवि, दाढ़ी में आप देखोगे तो दोनों एक जैसे लगते हैं, शरीर भी वैसा ही है।
तो देखा तो, और अच्छा आवाज भी बड़ी बेसफुल आवाज, एकदम वो भारी वाली आवाज, कि हाँ तुम कर पाओगे। मैंने हाथ जोड़ के हाँ जी मैंने क्यों नहीं कर पाऊंगा, बताओ सच सच, मतलब। तो मैंने उनको विश्वास में लेने के लिए एक अति आत्मविश्वास का इस्तेमाल किया। मैंने कहा कि ये केवल मैं ही कर पाऊंगा, मेरे जैसा कोई कर दे ये हो सकता है, लेकिन मुझसे बढ़िया कोई कर दे नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। क्या बात, मेरे से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। क्या बात, बोले कैसा, क्या? मैंने हाँ। और आखिर में स्थिति ये हुई कि उन्होंने, और नाम मैं किसी शायर का नहीं लेना चाहूंगा, कुछ मुंबई के भी ट्रेडिशनल लोग थे और कुछ बाहर के भी, हमारे बहुत नामचीन लोगों से मैंने संपर्क किया। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कोई बहुत तीर मार दिया था इस फिल्म में। होता क्या है, फिल्म के साथ में एक चीज जुड़ी हुई होती है कि आप सामने वाले की फीलिंग को जो समझने की एक काबिलियत होती है, कि फिल्म का काम ये है कि जैसे मैं अभी भी कुछ फिल्मों के लिए काम कर रहा हूँ, तो सामने वाला समझा रहा है, बिल्कुल वो आप तक ठीक ठीक पहुंच जाए तो आप काम कर दोगे, बिल्कुल ठीक है। आमतौर पर बाकी जो हमारे कवि सम्मेलन से इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, वो उतना दिमाग उस तरह से नहीं लगा, तो उनका क्या है कि भाई हमारा अपना काम है, हम अपने तरीके से लिखेंगे। मुझे ये क्वालिटी आई कविता जी से मिलने के बाद में कि यार मैं जो कह रही हूँ वो लिखो, वो मत लिखो जो तुम लिखना चाह रहे हो। एग्जैक्टली। तो कविता जी के साथ में जो थोड़ा बहुत काम किया था, उससे एक क्वालिटी मेरे अंदर डेवलप ये हुई थी कि सामने वाला क्या चाह रहा है। Exactly. उसके दिमाग, या तो ये कहो कि उस अपने आप को खुला छोड़ दो, वो आपके अंदर घुस जाए, या आप में इतनी कैपेबिलिटी हो कि उसके दिमाग के अंदर घुस जाओ, क्योंकि काम आपको वो करना है जो वो चाह रहा है, वो नहीं करना कि मैं तो बहुत भाई साहब मैं इससे बढ़िया लिख दूंगा, क्या बात करना। जब बाद में और फिल्मों के लिए काम किया तो मेरी डायरेक्टर वगैरह से बात हुई, तो उनका यही कहना था कि यार तुम बहुत अच्छा लिखते हो, नो डाउट शानदार लिखते हो, लेकिन हमें शानदार नहीं चाहिए। शानदार नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो हमारे अंदर, हमें उससे घटिया चाहिए। मतलब मैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूँ, हमें बहुत हाई क्लास का नहीं चाहिए, बहुत हाई क्वालिटी का नहीं चाहिए, हमें इससे थोड़ा डाउन चाहिए। वो डाउन लिखो। अब अपना नेचर अलग तरह का है, नहीं हमें बढ़िया क्वालिटी की चीज, क्वालिटी वाली नहीं चाहिए यार, जो फिल्म के लिए लिखना है। बिल्कुल, इसमें वो तुम्हारा साहित्य और वो क्लासी नहीं चाहिए, मासी चाहिए। चाहिए, मासी चाहिए। तो फिर वहां पे अब जब इस तरह की खुल के बात होती है, तो वही चीज जब उन्होंने कहा कि नहीं ये परफेक्ट है, यही लड़का काम कर सकता है, क्योंकि ये हमारे फील को समझ रहा है। बिल्कुल। वो जो बहुत बड़े लोग थे वो अपने तरीके से लिख रहे थे, और जो बड़े लोग होते हैं उनकी एक अच्छी बात ये होती है कि वो बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज नहीं करते। उनका एक बार हो गया, देखिए हमारी तरफ से बेस्ट है, अब इसके बाद आप जानो, आपको चाहिए तो बताओ, नहीं तो बिल्कुल हमारे जैसे जो थोड़े से चाहे तो स्ट्रगलर कह लीजिए, या नए लोग चीजों को समझते हैं, सीखने वाले ललक के साथ तो हम बोले मेरी ऐसी आदत है कि मैं जब किसी के अकॉर्डिंग काम करता हूँ, किसी की डिमांड पे, किसी की रिक्वायरमेंट पे काम करता हूँ, तो मैं उसमें अपना कुछ भी ऐसा नहीं कोशिश करता कि नहीं सब ये बहुत बढ़िया है, नहीं। जब तक सामने वाला अंतिम लाइन नहीं खींच देगा कि भाई सब हाँ हो गया, मैं पीछे नहीं छोड़ता। उसने कह दिया भाई सब इसमें शब्द गलत है, ठीक है भाई सब बदल दे। शायद यही वजह रही होगी कि आप जब ये मेरा इंडिया फिल्म रिलीज भी हुई थी, तो उसमें इंडिया टुडे में आप इसकी एक समीक्षा छपी थी बहुत पहले, तो उसमें नाम बकायदा लिखा हुआ था कि ये मेरा इंडिया फिल्म चरणजीत चरण के शेरों पर बेस्ड है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है, क्या नाम है, आप क्रिटिक्स की तरफ से एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं पुरस्कार है आपके लिए, आप कि पूरी फिल्म आपके शेरों पर बेस्ड है। और इनफैक्ट जो लोग भी ये मेरा इंडिया फिल्म देखे होंगे, तो उसमें ये जो नया प्रयोग था ये लोगों को पसंद भी आया था कि हर एक सिचुएशन के हिसाब से शायरी थी। वो शायरी चरणजीत चरण जी की थी, और वो गीत जो उसमें कविता सेठ ने गाया है वो भी जो है चरणजीत चरण। हाँ, पूरा काम तो ये जो फिल्मों की जो विधा, फिल्मों का एक अलग ऑरा और एक अलग तरीका होता है। ठीक वैसे ही जो है अपना स्क्रीन अपना इस पे होता है, आपका मंच का एक अलग ऑरा होता है, एक अलग विधा होती है। कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे आप जब भी जाते हैं, ऑब्वियसली लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि आपकी आवाज जो बहुत मधुर है,
बहुत अच्छी है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कहीं आप गए हो, परफॉर्म किया हो और जाम लग गया हो और लोग जो है रुक रुक के जो है सोच रहे हो भैया बस अभी सुन लेने दो, उसके बाद निकलेंगे जो देखा जाएगा? जी जी, ये मतलब मैं इत्तेफाकन आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट रखा है। ये जब मैं मेन स्ट्रीम में नहीं आया था कभी सम्मेलन की, मैं इक्का दुक्का, मतलब ये कहिए कि कोई 1000-2000 रुपए के हम कार्यक्रम पढ़ते थे, कोई बुला लेता था इधर उधर। तो उसी पीरियड में बाई चांस, वो बाकी बैकग्राउंड की जो कहानी वो तो लंबी है, उसको मैं ड्रॉप करके सीधा ये बताता हूँ। दिल्ली के लाजपत नगर में एक मंदिर है, हाथी वाला मंदिर कुछ करके एक जगह, हाथी माता मंदिर। हाँ। तो वहां पे एक कार्यक्रम था और सामने एक ओपन उनका, जहाँ वो भगवान की मूर्तियां रखी होती हैं, वहीं उन्होंने स्टेज लगाया हुआ था और सीधा बड़ा सा गेट खुलता है रास्ते में फ्रॉम मेन रोड पे। अंदर स्पेस कम है, तो वहीं मंच लगा हुआ था। तो मंच पे हम 4-5 लोग थे और आई थिंक मुझे याद है कि जहां तक कुछ 3रा-20रा नंबर मेरा कविता पढ़ने का आया। तो जो मेरी शेरो शायरी थी उससे इतर मैंने कुछ नए प्रयोग शायरी में किए थे। मैं घनाक्षरी मोड में आ गया था। उस घनाक्षरी को पढ़ तो बहुत सारे लोग रहे थे कवि सम्मेलन में, मतलब मैक्सिमम लोग घनाक्षरी पढ़ते हैं, लगभग 60-70। बिल्कुल। तो एक चीज मेरे दिमाग में क्लिक कर गई थी कि यार घनाक्षरी को अगर आप उसी फॉर्म में लेके आओगे तो फिर तो बात ही क्या हुई, रेपिटेटिव पढ़ ही रहे हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं। इसमें नया प्रयोग क्या कर सकते हैं आप? ये मेरी शुरू से रही है कि मैं अपनी गजल भी जो प्रस्तुत करता था, सुनाता था, तो कोशिश ये रहती थी कि अब मैं उसकी गजल का मीटर, उसकी ग्रामर तो चेंज नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक, लेकिन कम से कम मैं उसके पढ़ने का जो स्टाइल है उसमें तो कुछ अपनी तरफ से क्रिएटिविटी यूज करूं। तो वही चीज मैंने उसमें यूज करी, घनाक्षरी के पढ़ने के अंदाज में। मैंने एक नया कहिए कि वो डेवलप किया, उसका घनाक्षरी का अंदाज डेवलप किया, एक अलग तरन्नुम डेवलप किया। और वो तरन्नुम जब मैंने वहां पर प्रस्तुत किया, और वो करीब आधा घंटे से ज्यादा का मेरा कविता पाठ था, 35-40 मिनट का। वो 35-40 मिनट मतलब 5 मिनट, मतलब जहां जहां तक वो आवाज जानी शुरू हुई 5-7 मिनट की स्थिति ये थी, और उसके बाद फिर रोड जाम हो गया। उसके बाद लोगों के वो बजते रहे, क्या बोलते हैं, हॉर्न बजते रहे। जो साइकिल पे था, कोई स्कूटर पे था, जो जहां था वो वहीं उसने ब्रेक मार दी, और जहां जहां तक आवाज पहुंचती रही थी, मतलब फिर वो हॉर्न वाले भी बोले कि यार इसको सुन ही लो। वो स्थिति। और ये मैं नहीं देख रहा था कि रोड पे क्या हो रहा है। जिस आदमी ने मुझे बुलाया था, वो आदमी आके, जब 2 आदमी नहीं चल पाए कार्यक्रम में, तो वो आदमी आके अपनी कार में बैठ गया था बाहर। अच्छा। हाँ, वो दूसरे मूड में आ गया था। मतलब बिल्कुल मूड बनाने के मूड में आ गया था कि कार्यक्रम गया, ये मजा नहीं आ रहा। तो वो कभी भीतर बेइज्जती ना हो, बाहर आके अपना गाड़ी को मूड बनाने लगा। जब उसने कार्यक्रम हो गया और जाम लग गया, बोले कि यार जाम कैसे लगी, क्या क्या हो रहा है, कौन पढ़ रहा है? जब पता चला, उसने अपने ड्राइवर को भेजा कि देखो यार वो फलाना लड़का ऐसे ऐसे। अरे क्या बात। बाद में उसने बताया, कहा मुझे पता था तू बढ़िया करेगा। तो वो दिन था कि मतलब जहां पे ये स्थिति बनी कि यार, और मजे की मैं बात बताऊं कि वो ही कार्यक्रम है जहां से मेरी मेन स्ट्रीम कवि सम्मेलन में एंट्री हुई। क्योंकि उस कार्यक्रम में 3-4 लोग ऐसे थे जो जिनके रेगुलर कार्यक्रम होते थे, चाहे छोटे थे बड़े थे जैसे भी थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे इधर से कुछ कार्यक्रम मिले, कुछ उधर से, मतलब वहां से प्रचार प्रसार शुरू हो गया। वहीं से कार्यक्रम और मिला। एक मित्र हमारे बहुत अच्छे, चिराग जैन जी, वो उन्होंने उस अगली सुबह ही मेरे पास फोन आ गया कि कार्यक्रम है, तुम मुझसे कर लो। वहां मैं गया, फिर वहां से और बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। मतलब स्थिति ये थी कि मैं जहां भी एक कार्यक्रम पढ़ के आ रहा था, वहां से 4 कार्यक्रम और निकल के आ रहे। ये मतलब जो भी एक बार भाई ऑब्वियसली एक मंच पे 4 से लोग होते ही हैं, बिल्कुल ठीक। तो वो होते थे, तो एक बार सुनते, अरे यार बढ़िया, बहुत अच्छा भाई, फलाने तारीख को क्या कहाँ हो? मैंने कहा कहीं नहीं। अच्छा, तो मेरा कार्यक्रम में आ जाओ।
वो एक सिलसिला चल निकला। मेन स्ट्रीम कवि सम्मेलन हम अगर जो है उस घनाक्षरी में से अगर 4 लाइनें, मैं चाहूंगा कि आप 4 लाइनें दर्शकों को। चलिए 4 लाइनें मैं पहली वाली सुना देता हूँ। ये 15-20 शेरों, मतलब घनाक्षरियों की एक सीरीज थी, और उस सीरीज में से चलिए एक छंद में सुनाता हूँ। हौले हौले ख्वाहिशों की उम्र बढ़ने लगी तो दिल में जवान कितने ही ख्वाब हो गए। हौले हौले ख्वाहिशों की उम्र बढ़ने लगी तो दिल में जवान कितने ही ख्वाब हो गए। वक्त की शिकायतों पे रब की इनायतें थी, हमने जो देखे सपने गुलाब हो गए। दुनिया ने रख दिए पग पग पे सवाल, फिर भी इरादे सब हिला जवाब हो गए। जिंदगी में और तो वसीला कुछ भी नहीं था, माने दी दुआएं हम कामयाब हो गए, माने दी दुआएं हम कामयाब हो गए। क्या बात है सर, क्या बात है। मैं चाहूंगा कि जो हमारे नई पौध आ रही है, जो कवि बनना चाहते हैं लोग, उनके लिए चरणजीत चरण क्या जो है टिप्स देना चाहते हैं या क्या सलाह देना चाहते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली कोई ना कोई इस इंटरव्यू को भी देखकर प्रेरित होगा, कोई ना कोई इस इंटरव्यू को देखकर भी ये सोचेगा कि मैं इनकी तरह कुछ लिखूं, कुछ गुनगुनाऊं, कुछ वहां तक पहुंचाऊं जो ये जिस तरीके से पहुंचाया जा रहा है। देखिए, नए लिखने वालों के लिए 2-3 चीजें जो टिप्स देने की बात आपने की है, तो इसमें तो एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि लिखने नए, खाली मैं कवियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी आर्ट फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उनको एक तो पेशेंस रखना चाहिए। सब्र बड़ी चीज होती है कला के अंदर। अगर आपके अंदर बहुत जल्दबाजी है तो आप कभी बहुत अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन सकते हैं, चाहे कवि बनने की बात हो, चाहे म्यूजिक में जाने की बात हो, या और जितने भी आर्ट के फील्ड हैं। इंतजार करना सीखिए, थोड़ा सा चीजों को पकने दीजिए, एक तो ये चीज है। दूसरा चीज क्या होता है कि हर चीज की ग्रामर होती है। कुछ भी आप संगीत है, संगीत में सीखोगे ना कुछ भी, ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब कुछ भी गा दोगे। ऐसे ही पोइट्री की ग्रामर होती है भाई, उसका अपना एक मीटर है, बहुत सारी चीजें होती है पोइट्री के अंदर। गीत है, गजल है, दोहा है, घनाक्षरी है, नज्म है, चौपाई है, मतलब बहुत सारे उनके अलग अलग मीटर होते हैं। फिर उन मीटरों के अकॉर्डिंग वो आपको सब मात्राओं का इसका उसका ध्यान रखना पड़ता है। वो अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, मेरा अपना व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि आप शब्द काली कर रहे हो, बस आप भरते रहिए, कोई मतलब नहीं उस चीज का। क्योंकि एक स्टेज पे जाके वो सारी चीजें आप खुद पढ़ के खुश हो जाओ, उतने तक तो ठीक है, लेकिन वो सामने वाले को किसी को प्रभावित कर जाएंगी या कहीं को वो चीज कोट हो जाएगी, तो उसकी तो कल्पना आप मत कीजिए। बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर वाकई में ही कविता से प्रेम है, आप कवि बनना चाहते हैं, कविता लिखनी भी शुरू कर दी है, तो एक सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़िए। जैसे आप बिना संगीत सीखे संगीतकार नहीं बन सकते। आप बाथरूम में गाते रहिए और कई बार प्रभावित भी हो जाते हैं आपसे लोग, लेकिन आप कभी एकेडमिक स्तर पे तो आप अपनी पहचान नहीं बना पाते। बिल्कुल ठीक है। उसी तरीके से कविता में भी अगर आपको सच में पहचान बनानी है तो एक सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को सीखिए, बिल्कुल उसकी ग्रामर सीखिए। अब ये बहुत डिटेल की बात है कि मैं क्या क्या सीखना होता है, उस चीज में किन किन चीजों का ध्यान रखना, उस पर तो मुझे लगता है कि अलग से एक इंटरव्यू बिल्कुल एक अलग से इंटरव्यू उसका रखेंगे। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि भाई अगर उस फील्ड में जाना है तो सिस्टम से जाइए। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपने सिस्टम को फॉलो कर लिया तो निश्चित रूप से आप अपनी पहचान बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बिना सिस्टम के नहीं। एक अंतिम प्रश्न ये है चरणजीत जी कि हम लोग जितने लोग जो है आप देखें तो एक कविताओं की दुनिया में जो लोग आना चाहते हैं, क्या वाकई वो कविता को एज अ जीवन यापन के तौर पे भी देख सकते हैं? क्या उनके पास उनकी कविताओं की दुनिया में इतना मतलब प्रचुर मात्रा में इतना चीजें हैं, पैसा है और है कि जो सिर्फ कविता पढ़ के जो है जीवन यापन हो सकता? अब देखिए, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। मैं जितने भी नए लोग हैं कविता में जो अपने जीवन यापन का साधन के रूप में उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको एक सलाह तो मैं जरूर दूंगा कि आप अल्टीमेट एक साधन के रूप में कविता को इस्तेमाल
करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये इतना अनसर्टेन फील्ड है, इतना अनसर्टेन फील्ड है कि अभी कोरोना के पीरियड में जी बहुत सारे लोग हैंड टू माउथ हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनके पास कार्यक्रम खत्म हो गए और कई लोग वापसी भी नहीं कर पाए हैं उसमें से। तो मेरी सलाह तो यही होगी कि आप साइड में कुछ ना कुछ जरूर करें। बेशक आप कविता से आप लाखों करोड़ों कमाएं, उसमें कोई वो नहीं है, मतलब बहुत अच्छी बात है, कमाइए आप, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत सारे कवि हैं हमारे मित्र जो बहुत बढ़िया पैसा इस फील्ड से निकाल रहे हैं, उसमें कोई मतलब 4-5 लाख रुपए तो कई लोग हमारे निकाल रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो उससे भी आगे की कैटेगरी में हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप पूरी तरह से उस पर डिपेंड ना रहें, क्योंकि ये इतना अनसर्टेन फील्ड, मतलब देखिए होता क्या है आमतौर पे कि मेरा अपना एक फ्लेवर है पढ़ने का, ठीक है जी, मैं हाथ से पढ़ता हूँ या मैं ओज पढ़ता हूँ या कुछ और इस तरह का। कल मुझसे बेहतर कौन आ जाएगा इस फील्ड में, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आर्ट की किसी भी फील्ड में आपसे बेहतर कब कौन कहाँ पे पैदा हो जाएगा कुछ पता नहीं है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये आर्ट के जितने भी फील्ड हैं थोड़े से अनसर्टेन होते हैं। तो आप प्रोफेशन बनाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसकी तरफ कोशिश भी कीजिए, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन कोशिश ये भी कीजिए कि अगर, देखिए मैं एक चीज कहता हूँ कि हर ऊंच नीच के लिए तैयार भी रहिए। बिल्कुल ठीक बात। कभी आर्ट का जो फील्ड है वो आपकी मेहनत के साथ साथ आपके लक पे भी थोड़ा सा डिपेंड कर, मैं ऐसा मानता हूँ, मुझे नहीं पता कि नहीं होगा नहीं होगा, बट ये थोड़ा सा आपके लक पे भी डिपेंड करता है। तो किस्मत कहाँ आपका साथ देगी, कहाँ थोड़ी सी नाराज हो जाएगी, तो उस नाराजी वाली पोजीशन के लिए भी आप तैयार रहिए। एक साइड में कुछ भी करें, लेकिन ऐसी पोजीशन कहीं पर आ जाए कि भाई अब कविता से हमारा घर नहीं चल सकता है, तो वहां आपका घर प्रभावित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, इतनी कोशिश तो करनी चाहिए। बहुत अच्छी सलाह के साथ हम लोग आज इस प्रोग्राम को, इस इंटरव्यू को यहाँ पे विराम देते हैं, लेकिन इस गुजारिश के साथ कि हम लोग जल्द ही एक बार फिर से मिलेंगे। और खुलके पर इतना समय देने के लिए और खुलकर बातचीत करने के लिए चरणजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।